स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस स्पेशल सीरीज़ में जो स्टडी IQ IAS के तरफ से आपके लिए लाया गया है, जहां पे हम देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के PYQs। आज के इस डिस्कशन में हम देखेंगे CSAT 2021 के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस और उनके सॉल्यूशंस। माय नेम इज़ भुवन अपूर्व झा एंड आई वेलकम यू टू दिस स्पेशल क्लास। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है और इस पूरे PDF का आपको अगर इफ़ यू वांट टू गो अहेड एंड एक्सेस इट ऑफ द क्लास, यू कैन डू सो ऑन माय टेलीग्राम चैनल दैट गोज बाय द नेम ऑफ भुवन स्टडी IQ। सिमिलरली आपको कोई ऑब्जर्वेशंस हो, कोई डाउट्स हो, जो कि क्वाइट पॉसिबल है, या कोई पर्टिकुलर सजेशंस हो, तो वो या तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे लिए छोड़ देंगे, या फिर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले हम आपको समझा देते हैं तरीका। हर सवाल के पहले मैं आपको कहूँगा पॉज करने, जहाँ पे आप करेंगे पॉज, देखेंगे सवाल और उसके बाद देखेंगे सोल्यूशन और मोर इंपॉर्टेंटली वो अप्रोच। देखिए फ्रेंड्स, जब हम CSAT रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो पहला आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंट तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अजम्पशन बेस्ड सवाल, इन्फरेंस बेस्ड सवाल, कंक्लूजन बेस्ड सवाल और कोरोलरी बेस्ड सवाल, और भी अदर टाइप्स हैं। तो आपको जानना जरूरी है कि क्या से बेसिक रूल्स हैं रिगार्डिंग ईच ऑफ द टाइप्स, और क्या ट्रिप्स एंड ट्रिक्स है, क्या ट्रैप्स हैं जो सिविल सर्विस आपके लिए सेट करता है। अगर आपको वो मिस्टेक्स पता होंगी जो आप करने वाले हैं तो वो आप नहीं करोगे, राइट। सो जस्ट नॉट फोकस ऑन द करेक्ट आंसर बट ऑल्सो फोकस ऑन द अप्रोच। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स पहले सवाल के साथ। पॉज करके गो थ्रू द एंटायर क्वेश्चन, राइट। देखते हैं अब। When you look at the passage, ये हमारे लिए बात कर रहा है pollination को लेके, okay? So now it is talking to us about pollination and say the dependence of the world's agricultural crops on pollinations. ध्यान दीजिएगा, agricultural crops की बात हो रही है। उसके बाद कहते हैं वो bees के बारे में, that bees are the most dominant taxa, मतलब dominant species। और उसके बाद ये शब्द यूज किया गया है essential service। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं और इस तरह के जो शब्द हैं, चाहे एसेंशियल हो, नेसेसरी हो, प्री रिक्विजिट हो, करेक्ट, जहां पे कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी पे डिपेंडेंट वाला सीन आ रहा है, वो हो गया हमारा एक्सट्रीम कीवर्ड। वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो पैसेज में एक एक्सट्रीम वर्ड कहा गया है कि पॉलिनेशन इज एन एसेंशियल सर्विस बिटवीन टू पर्टिकुलर एंटिटीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और अगर एक अफेक्ट होता है तो दूसरा भी अफेक्ट होता है। इफेक्टिव पॉलिनेशन के लिए आपको प्रिस्टीन नेचुरल वेजिटेशन चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप पैसेज जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, प्लीज एस्टिमेट करते रहिएगा कि आपका सेंट्रल आइडिया क्या बन रहा है, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि जब आपने पढ़ लिया फिर सवाल पे आए, फिर आप गए वापस पैसेज पे, ये समझने के सेंट्रल आइडिया क्या होता है। सेव योर टाइम, बी एफिशिएंट। चलिए अब सवाल की तरफ नजर डालते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज कौन कौन से अजम्पशंस हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखा है 2023 और 2022 का, तो मैंने उसमें आपको बताया है कि अजम्पशंस को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल रूल है। और वो सिंपल रूल क्या है कि हर एक अजम्पशन को आप ट्रू फॉल्स के रूल में नापिए। मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल ऑप्शन को वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज मुझे एस्टैब्लिश करना है, राइट। ये रूल हम एस्टैब्लिश करेंगे सारे स्टेटमेंट्स के लिए, और उसके बाद देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बनता है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल, एक्सट्रीम वर्ड, विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स। यहां पे कहा गया है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, यहां पे कहा गया है सीरियल फूड ग्रेन्स। फ्रेंड्स, क्या ये एक है? अगर आपको मैं कहूं इनका वेन डायग्राम ड्रॉ करने, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कंकरेंट है, या ओवरलैपिंग है? आर दे द सेम इज द क्वेश्चन। They are not the same. My agricultural crops is the larger subset, of which one part is my cereal food grains. So I can nevertheless say कि ये impossible वाला सेंस एक्सट्रीम है। ये बस कह रहा है एक इंटरडिपेंडेंस की बात। मोर स्पेसिफिकली फूड ग्रेन्स को लेके कुछ मेंशन नहीं है पैसेज में, गलत। सेकेंड ऑप्शन को सिमिलर क्राइटेरिया से तौलने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, ट्रू फॉल्स के हिसाब से। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स hampers the survival of insects, right? Once again देखिए, horticultural crops, क्या पैसेज में कहीं पे भी horticultural crops का मेंशन है? मुझे तो नहीं दिख रहा, which means गलत।
थर्ड वन, pollinators become scarce in cultivated areas devoid of natural vegetation. Devoid मतलब जहां पे natural vegetation absent हो, right? यही तो वो आखिरी लाइन का पूरा पॉइंट है कि effective pollination के लिए natural vegetation चाहिए आपको. True, correct. Diversity in insects induces diversity of plants. जो यहां पे कहा गया है कि एक इंटर रिलेशनशिप है और अगर एक घटा तो दूसरा भी घटेगा, विच मीन्स ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल है, सही है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस इज वैलिड? 3+4 ओनली, विच मीन्स मेरा इसका आंसर बनता है डी. राइट माय फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से हम अप्रोच करते हैं P2I के क्लासेस में भी, या आप किसी भी कोर्स में जुड़ेंगे CSAT का कोर्स के लिए तो यूज द कोड BALIVE, BA लाइव, ताकि आप हमारे साथ हमारे क्लास में आओ और इसको हम बहुत और डिटेल से समझते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को, जहां पे ना सिर्फ अजम्पशन बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इन्फरेंस, कंक्लूजन, जो मैंने आपको बताया, उन सब का डिटेल प्रैक्टिस सेशंस के लिए जुड़िए मेरे साथ स्टडी IQ के कोर्सेज पे. मीनवाइल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. पॉज करिए, हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. ओके, अब ये सवाल देखिए. इट इज टॉकिंग अबाउट द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द कावेरी बेसिन ऑफ तमिलनाडु. वहां पे ये कहा जा रहा है कि यहां पे डिक्रीज हो रहा है रेनी डेज में और गर्मी में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके चलते हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स में बदलाव हो रहा है. करेक्ट. ड्रॉट्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, जिसके चलते फार्मर्स फाइनली ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं. अगर इस पैसेज को ब्रेक डाउन करना हो तो काफी सारे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें एस्टैब्लिश हो रहे हैं फ्रेंड्स. किसी के चलते कुछ हो रहा है, उसके चलते कुछ और हो रहा है, उसके चलते कुछ और हो रहा है. ये एक और तरह का ट्रैप है जो सिविल सर्विस द्वारा काफी फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है. स्टूडेंट्स काफी दफा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने में चूक जाते हैं. तो देखिए इस सवाल का आंसर आप कैसे करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज. क्रक्स अर्थात सेंट्रल आइडिया. नाउ फ्रेंड्स, सेंट्रल आइडिया का एक ग्राउंड रूल है कि सेंट्रल आइडिया हमेशा आप पैसेज से निकालते हैं. पैसेज में जो भी मेंशन होगा उसके बेसिस पे व्हाट इज द प्राइमरी थीम, द फोकस ऑफ द ऑथर. ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे, सेंट्रल आइडिया पैसेज के थ्रू ही निकलता है. अब देखते हैं ऑप्शंस. पहला वाला, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. मुझे बताइए कहीं पे भी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात हुई है? यहां पे बात हो रही है एक प्रॉब्लम की. एक वेदर पैटर्न डिफरेंट हो रहा है, जिसके चलते पानी के लेवल्स में चेंजेस देखी जा रही हैं, जिसके चलते हमारे फार्मर्स कुछ अलग कर रहे हैं. यहां पे सोल्यूशन प्रोवाइड करना हमारा इंसेंटिव नहीं बनता है, विच मीन्स दिस कांट बी द आंसर. देखिए फ्रेंड्स, क्रक्स है, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड आंसर नहीं चूज करिएगा. करेक्ट. क्रक्स का अर्थ है फ्रॉम द पैसेज. क्या पैसेज में सोल्यूशन कहा गया है? नहीं, तो मेरा क्रक्स भी सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो सकता. सिमिलरली, heavy dependence on groundwater can be reduced by adopting dry land cropping system. Again, solution oriented हो गया. प्लस पैसेज में कहीं पे भी ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है. फ्रेंड्स, ट्रैप समझिए. अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू ट्रैप समझ जाएंगे तो उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए. राइट. सो गलत. सी देखते हैं. क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेस द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज while simultaneously threatening it. ठीक है. डी देखते हैं एक बार. Climate change causes the farmers to adopt unsustainable livelihoods and risky coping strategies. देखिए फार्मर्स हमारे फाइनली ग्राउंड वाटर की तरफ जा रहे हैं. करेक्ट. ग्राउंड वाटर की तरफ जा रहे हैं, विच मीन्स मैं कह सकता हूं कि हाँ, रिस्क तो ले रहे हैं. ये रिस्की कोपिंग स्ट्रैटेजी तो है, पर क्या ये अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड की श्रेणी में आएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं. राइट. सो अगेन यू नीड टू बी विद इन द स्कोप ऑफ द पैसेज. अगर पैसेज बात कर रहा है सिर्फ रिस्की कोपिंग स्ट्रैटेजी की, तो आप अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड नहीं समझेंगे. विच मीन्स माई आंसर हियर इज सी, दैट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर विच इज बीइंग नेगेटेड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. राइट. बहुत ही सिंपल पैसेज है, पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा. अगर होगा प्लीज डू लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स. आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस इट ऑन अ लेटर डेट. अब देखते हैं अगले पैसेज की तरफ. पॉज करिए, हैव अ लुक एट द पैसेज. ओके, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नाउ. यहां पे क्या कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है बिसफेनॉल ए, उसके न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स मेजर करेंगे. अब यहां पे बहुत सारे टर्म्स हैं फ्रेंड्स जो थोड़े साइंटिफिक इन नेचर हैं,
तो होता क्या है, काफी दफा नॉन साइंस स्टूडेंट्स ये सारे टर्म देख के थोड़ा डर जाते हैं। देखिए, एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं मैं, पैसेज जितना डिफिकल्ट लगे जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट हो। तो इस पैसेज को हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि इन्होंने कुछ समथिंग दे डिड, दे यूज्ड समथिंग टू एग्जामिन समथिंग एल्स, और उसमें एक माउस के एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल को उन्होंने ट्रीट किया इस पर्टिकुलर पल्यूटेंट के साथ। इस पल्यूटेंट के क्या क्या क्वालिटीज है वो ये सारा कुछ कराता है। अब यहां पे हुआ आपका एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट का आया ऑब्जर्वेशन। करेक्ट, माउस के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद हमें आया ऑब्जर्वेशन जहां हमने देखा कि काफी कुछ चेंज हो रहा है। राइट, समथिंग एल्स वाज चेंजिंग। आपने टॉक्सिसिटी लेवल चेक किया हमारे एक्सपेरिमेंट में, ऑब्जर्वेशन में फाइनली हमें ये निकल के आता है। अब अगेन अजम्पशन पूछा गया है, सेम मेथड लगाएंगे फ्रेंड्स, ट्रू फॉल्स का पैमाने पे नापते हैं इनको। पहला वाला स्टेटमेंट, बीपीए में ऑल्टर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन वीवो। देखिए फ्रेंड्स, इन वीवो का अर्थ क्या होता है? जैसे इन विट्रो हुआ हमारा लैब में या पेट्री डिश में, इन वीवो इज टू डू विद द ऑपोजिट एंड, द ऑपोजिट ऑफ दैट। ओके, सो ओके, इट मे ऑल्टर इन वीवो, करेक्ट, जैसा कि हम देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसेज आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द ट्रीटमेंट्स। वंस अगेन फ्रेंड्स, सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है यहां पर यहां पे पैसेज में क्या देख रहे हैं हम? एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या क्या ऑब्जर्वेशंस। इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे क्या हम कंक्लूसिवली कह सकते हैं कि हाँ भाई, हम ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं फॉर पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीजेस? समझ रहे हैं? स्कोप कहा गया है, ये ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन के बाद ही तो कुछ उसका एप्लीकेशन होगा कि कहां पे क्या हम यूज करेंगे, नहीं करेंगे। ये अगला स्टेप है जो पैसेज में नहीं कहा गया है, विच मीन्स गलत। ओके, लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट माय फ्रेंड्स। Embryonic stem cells could serve as a model to evaluate the physiological effects of environmental pollution. Correct. हम बस evaluate ही तो कर रहे हैं, हम solution थोड़ी ना provide कर रहे हैं, which means ये सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है? 1 and 3 ओनली, सी। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, पॉज करिए, जल्दी से देखिए। ओके, नाउ फिग ट्रीज आर कंसिडर्ड सेक्रेड, और उसके बाद इस पूरे पैसेज में इफ यू गो थ्रू द पैसेज यू विल फाइंड कि ये फिग ट्रीज के इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, कि कैसे फिग ट्रीज हमारे दूसरे लार्ज ट्रीज के जगह उगते हैं, वहां पे वो खाना पीना देते हैं, वहां पे वो बर्ड्स, बैट्स इनको हेल्प करते हैं, करेक्ट, अदर प्लांट लाइफ को भी हेल्प करते हैं। मतलब अगर आप एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप कह सकते हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इकोसिस्टम में। अब देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि जब आप GS2 के पेपर के लिए जाएंगे, जब CSAT के पेपर के लिए जाएंगे, तो GS1 का नॉलेज बाहर रख के जाएंगे, जो कि सही भी कहा जाता है। पर आपको अगर पैसेज उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश कर रहा है जहां पे कि आप समझ पा रहे हैं कि ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक कीस्टोन स्पीशीज का है जिसके ऊपर की प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ दोनों डिपेंडेंट हो, तो आपको वो नॉलेज यूज करना जरूरी है। एक और सवाल आएगा जहां पे हम देखेंगे आपको एक्सटेंसिवली इनफैक्ट आपका GS नॉलेज यूज करना जरूरी है। तो वंस अगेन एक डिस्क्लेमर के साथ कि GS का नॉलेज आप CSAT में तभी यूज करेंगे जब आपको वो प्रश्न उस तरफ पुश कर रहा हो, ऐसे बाहर का नॉलेज नहीं लाना है। तो चलिए अब ये देखते हैं इसका सवाल का आंसर। वंस अगेन अजम्पशंस पूछा गया है, हम वही रूल लगाएंगे, ट्रू फॉल्स। ठीक है, पहला वाला देखते हैं, फिग ट्रीज कैन ऑफन बी कीस्टोन स्पीशीज इन नेचुरल फॉरेस्ट, जो कि हम देख पा रहे हैं हमारे पैसेज के अंदर, दैट हमारे कीस्टोन स्पीशीज के ऊपर हमारे बर्ड्स, बैट्स, दूसरे ट्रीज वो भी डिपेंडेंट है, करेक्ट। दूसरा वाला स्टेटमेंट, फिग ट्रीज कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुडी स्पीशीज। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिए, अभी स्कोप ट्रैप में आप फंसते फंसते बच सकते हो अगर आप ध्यान रखोगे कि पैसेज में कहीं पे भी वुडी स्पीशीज की बात नहीं हुई है, पैसेज में लार्ज ट्रीज की बात हुई है। डिफरेंट है, अगेन देखने में, सुनने में शायद सेम लग रहे होंगे पर है अलग अलग। वंस अगेन स्कोप ट्रैप में नहीं फंसेंगे आप, यह है गलत।
ऑप्शन 3 देखते हैं, सेक्रेड ट्रीज कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। करेक्ट, फिग ट्री एक सेक्रेड ट्री है जिसके ऊपर इतने सारे कुछ डिपेंडेंट हैं, उनको बचाना कॉमन सेंस बनता है। करेक्ट। फोर्थ, फिग ट्रीज हैव अ रोल इन द सीड डिस्पर्सल ऑफ अदर ट्री स्पीशीज। करेक्ट, क्योंकि यहां लिखा हुआ है फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड बैट्स खाएंगे तो आपका सीडलिंग का डिस्पर्सल होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, विच मीन्स 1, 3, 4 आर करेक्ट। आंसर बनता मेरा डी। राइट माय फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। ये सवाल बाय द वे जहां पे आपको बहुत सारा जीएस यूज करना था, तो चलिए जल्दी से सवाल देखिए एंड देन विल क्विकली सॉल्व इट। पॉज करिए, हैव अ लुक। ओके, अब ऑप्शन देख के काफी लोग घबरा जाएंगे। करेक्ट, तो डरना नहीं है। देखिए, कुछ कुछ नॉलेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपको सवाल उस दिशा में पुश कर रहा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो देखिए, पहले सवाल देखते हैं। विच ऑफ द अबव कैन बी कंपैटिबल विथ एग्रो इकोलॉजी एज इंप्लाइड बाय द पैसेज। मतलब इनका डेफिनेशन आपको पता होना है, विच इज इक्वल टू द डेफिनेशन ऑफ एग्रो इकोलॉजी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द पैसेज। राइट माय फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं। एट द हार्ट ऑफ एग्रो इकोलॉजी, फंक्शनिंग ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स, मिमिक्स है ये। There is no waste, nutrients are recycled indefinitely, closing the nutrient loop. ठीक है, integrating trees with livestock and crop. मतलब इवेंचुअली हम क्या कह रहे हैं, हम सॉइल की बात कर रहे हैं। जब न्यूट्रिएंट लूप की बात करते हो, आप न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करते हो, तो वो सॉइल के बगैर तो नहीं हो सकता। मतलब सॉइल कॉन्जर्वेशन और एनिमल्स और प्लांट्स को साथ में रखने की बात हो रही है, वही है एग्रो इकोलॉजी। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस हमारे। सबसे पहला ऑप्शन कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, क्रॉप्स के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक जो आप फूड प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो, दूसरा जो आप सॉइल के सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए प्लांट करते हो। कवर क्रॉप्स क्या है? जो सॉइल अपग्रेडेशन या सॉइल मेंटेनेंस के लिए आप प्लांट करते हैं, विच मीन्स ये एग्रो इकोलॉजी के डेफिनेशन से सही है। सिमिलरली फर्टिगेशन, जहां पे आप फर्टिलाइजर्स को इरिगेशन चैनल्स के थ्रू डिलीवर करते हो, तो उससे मेरा सॉइल का कॉन्जर्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। वो शायद एग्रो इकोलॉजी के डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू द पैसेज ना आए, गलत। सिमिलरली हाइड्रोपोनिक्स, प्लांट्स इन वाटर, वंस अगेन एग्रो इकोलॉजी का डेफिनेशन जहां पे पैसेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहां पे हाइड्रोपोनिक्स का बात एज सच नहीं हो रहा है, कहीं पे भी वो मेंशन नहीं किया गया है, सो गलत। मिक्स्ड फार्मिंग, यस, लाइव स्टॉक एंड क्रॉप्स, सही है। पॉलीकल्चर, अगेन मल्टीपल क्रॉप्स या एनिमल्स, इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स, सही है। और वर्टिकल फार्मिंग, जहां पे आप प्लांट्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके ग्रो करते हो। तो इसका आंसर क्या बनता है हमारा? टू द बेस्ट ऑफ माई एस्टिमेशन 1, 4 और 5, विच मीन्स माई आंसर हियर इज ए। ठीक है फ्रेंड्स, दिस वाज द मोर ट्रिकियर ऑफ द क्वेश्चंस इन द ईयर 2021। चलिए, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं, तब आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आपको गाइडेंस की जरूरत है। एंड दस योर बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू इज कि एक सीसैट का बैच एक्सक्लूसिवली फॉर दिस ईयर लॉन्च हो रहा है बहुत जल्दी स्टडी IQ के वेबसाइट पे। आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साइन अप लिंक मिल जाएगा, या आप जाओ studyIQ.com, वहां पे साइन अप फॉर दिस। और अगर आप इसी तरह मेरे क्लास में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स, राइट माय फ्रेंड्स, तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा, सुझाव रहेगा, गो अहेड एंड यूज द कोड BALIVE, राइट। इस कोड से मिलेगा आपको एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा डिस्काउंट, और साथ ही साथ आप जुड़ोगे मेरे साथ मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्लास में, जहां पे हम देखेंगे ये सारे क्वेश्चन टाइप्स के डिटेल्स, कैसे आपको ट्रैप्स अवॉइड करना है, क्या कीवर्ड्स हैं, क्या एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। काफी दफा स्टूडेंट्स ये सोच के चलते हैं कि मैथ्स डिफिकल्ट है। देखिए, अगर 2023 का पेपर आप देखे होंगे तो मैथ्स वाज अनडाउटेडली वेरी डिफिकल्ट, पर यूपीएससी इज ऑल्सो नोन टू स्प्रिंग सरप्राइजेस, इसलिए कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, विच मीन्स कि अगले साल क्वाइट पॉसिबल है अगले अटेम्प्ट या अगला पेपर में हो सकता है इंग्लिश का लेवल हाई हो जाए, हो सकता है इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर्स हाई हो जाए। इसलिए अपने आप को बेस्ट तरीका दीजिए, गारंटी होने का कि 26 मई की शाम आप निश्चिंत होकर आराम से अपने घर में सो सके, रादर देन फिगरिंग आउट कि कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। इसलिए कनेक्ट करिए इस प्रोग्राम के साथ। वंस अगेन द कोड BALIVE। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, पॉज करिए एंड हैव अ लुक।
ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर आपने पैसेज देखा होगा ध्यान से, ये बात कर रहा है कंप्यूटर्स की, और इवेंचुअली ये कह रहा है कि द अराइवल ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज गेटिंग इन कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है भाई, काफी सारे जगह अब हमारे कंप्यूटर्स इंटीग्रेट हो चुके हैं, वो सिर्फ एक डब्बा जैसा नहीं रहा, वो हमारे एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में है। एंड देन इट सेज there is little evidence that these gadgets will be any more trustworthy than their desktop counterparts। मतलब इनका threat level same है, that they are facing the same challenges as our traditional computers, correct? And thus उसके बाद कहता है कि hackers ने already ये दिखा दिया है कि ये सब का ये रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से रिस्क की बात कर रहा है वो, राइट? सवाल देखते हैं, द क्रिटिकल इन्फरेंस, मतलब आखिरकार आप इन्फर क्या करते हो? कंक्लूजन नहीं दिया है पैसेज में, आपके लिए छोड़ा गया है इन्फरेंस क्या है आपका। स्टेटमेंट डी से शुरू करते हैं इस बार फ्रेंड्स। द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, देखिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात तो पूरे पैसेज में कहीं पे नहीं हुई है, करेक्ट? बात हो रही है किसकी? कंप्यूटर्स की, और कंप्यूटर्स के इंटीग्रेशन इन आवर डे टू डे ऑब्जेक्ट्स। दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म, नो? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, गलत। स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड, देखिए भाई लॉज तो हो जाएंगे, हाँ लॉज तो थे, पर क्या फिर भी हैकर्स उनको तोड़ पाए? तो लॉज नहीं, इन्फोर्समेंट की भी जरूरत है, विच मीन्स दिस इज नॉट व्हाट आई कैन इन्फर। कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली, यहां पे कहीं नहीं कहा गया है कंप्यूटर्स के बारे में, सॉरी कंपनीज के बारे में, कि क्या वो सीरियसली ले रहे हैं, क्या उनके तरफ से एटीट्यूड लैकेडेसिकल है, या वो सीरियस हैं। पैसेज मेक्स नो मेंशन ऑफ इट, गलत। कंप्यूटर्स आर नॉट कंप्लीटली सेफ, हाँ भाई जैसा पहले रिस्क था आज और रिस्क वैसा ही है, चाहे वो एमआरआई स्कैनर्स हो, इंसुलिन पंप्स हो, या फिर पेस मेकर्स हो। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए इज माय आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल, पॉज करिए, हैव अ लुक। ओके, इस पैसेज को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ऑपरेटिव लाइन आपको देखना जरूरी है, और वो ऑपरेटिव लाइन क्या है फ्रेंड्स? दिस लाइन हियर, बट द एंट्री ऑफ द मार्केट इनटू दिस डोमेन हैज क्रिएटेड अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एक तो ये बट है ट्रांजिशन वर्ड। वंस अगेन, अगर आप हमारे साथ हमारे P2I क्लासेस में जुड़ेंगे तो इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन और डिटेल में बात कर सकते हैं, पर इस पैसेज का अगर हम ओवरऑल सेंस देखें तो ये एक पर्सनल हाइजीन वर्सेस कम्युनिटी हाइजीन की बात कर रहा है, राइट? तो ओवरऑल हम देखते हैं पैसेज का अजम्पशंस कौन कौन सा सही है। वन से फिर से ट्रू और फॉल्स वाला थ्योरी लगाते हैं। पहला स्टेटमेंट, पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद पर्सनल हाइजीन टेंड टू इग्नोर द कम्युनिटी हाइजीन। देखिए ये कहीं पे भी नहीं कहा गया है, करेक्ट? यहां पे कहा गया है कि हाइजीन हैज डिफरेंट लेवल्स, और उसके बाद कहा गया है कि हाँ भाई पर्सनल हाइजीन से ये होता है, और उसके बाद कम्युनिटी हाइजीन से ये होता है। पर ये कहीं नहीं कहा गया कि जो बंदा पर्सनल हाइजीन में इंटरेस्ट रखता है वो कम्युनिटी हाइजीन में ना रखता हो, विच मीन्स फ्रेंड्स दिस इज रॉन्ग। सेकेंड, इमर्जेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पर्सनल क्लेanलीनेस। इनफैक्ट आप देखेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जर्म्स की बात कहीं नहीं हुई है, सिर्फ रेजिस्टेंट जर्म्स की बात हुई है। और वहां पे भी एक लाइन अगर आप देखेंगे, यू विल फाइंड दैट इट सेज अबाउट द ऑब्सेशन ऑफ हैंड हाइजीन गिव्स राइज टू रेजिस्टेंट जर्म्स, कि आप हर बार जाके 99% जर्म्स मारने के लिए अपने हाथ धो लेते हो, उसके चलते जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स आप रिलीज कर रहे हो, वो भी एक तरीके का इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे ओवर द लाइन, वो भी तो इवॉल्व करेंगे। पर मल्टी ड्रग है या नहीं है वो नहीं कहा गया, वो बस कहा गया कि वो रेजिस्टेंट होंगे, करेक्ट? विच मीन्स नो। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, एंट्री ऑफ द मार्केट इन द डोमेन ऑफ हाइजीन, अब देखिए इंक्रीजेस द रिस्क। फ्रेंड्स ध्यान दो, इसमें यहां पे क्या लिखा गया है? द एंट्री ऑफ द मार्केट क्रिएटेड अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ये है एक ओपिनियन, ठीक है, और यहां पे जो लिखा गया है वो है एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट, फर्क है। इट क्रिएटेड अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ओपिनियन है मेरा, मैं कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं दे रहा, मैं डेटा नहीं दे रहा, मुझे ऐसा लगता है। यहां पे है इट इंक्रीजेस द रिस्क, मैं एक डेफिनेट फैक्ट कह रहा हूं कि हाँ ये होने वाला है। नहीं, दिस इज नॉट मेंशन्ड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड कंप्लीट स्टेटमेंट, गलत।
फोर्थ देखते हैं, साइंटिफिक एंड माइक्रो लेवल इंटरवेंशंस आर नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग डाउन, करेक्ट, यही वो कहा गया है, राइट। एंड फिफ्थ, कम्युनिटी हाइजीन इंप्लीमेंटेड थ्रू पब्लिक हेल्थ कैन ब्रिंग डाउन infectious diseases, absolutely correct, which means मेरा आंसर बन रहा है according to the passage 4 और 5 ऑप्शंस सही है, ऑप्शन नंबर C would be my choice, right my friends। तो डाउट हो अगर या कोई भी तरीके का शंका हो, प्लीज डू गेट इन टच विथ मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प आउट। मीनवाइल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। पॉज करिए, हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। ओके, the critical message, which is essentially nothing but the central idea of the passage, central idea पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, जब आप पैसेज पढ़ लेंगे, इस वर्ड पे ध्यान देना प्लीज। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वाले एग्जांपल में बताया, ये है एक ट्रांजिशन वर्ड। ट्रांजिशन वर्ड का अर्थ क्या होता है कि ये काफी दफा पैसेज के दो डिफरेंट भाग में, दो डिफरेंट टाइप्स में एक मूड का ट्रांजिशन लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पैसेज में आप देखिएगा तो यहां पे ये नेगेटिव की बात कर रहा है कि भारत के चैलेंजेस क्या क्या हैं, और उसके बाद देखिएगा इस ट्रांजिशन वर्ड के बाद ये पॉजिटिव्स की बात कर रहा है कि भारत कहां कहां ठीक कर रहा है। तो अब मुझे क्रिटिकल मैसेज देखना है, विच मींस मुझे इन दोनों साइड्स को इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। पहला वाला देखते हैं, इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। ये सही लग रहा है, यस, इतने सारे रीजंस बताए हैं इसने, तो हाँ, सारे के सारे जुड़े हैं, इंटरकनेक्टेड है। आगे बढ़ के देखते हैं, इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसीज हेविली ट्यून टू सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स 2030 एक बहुत स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जो कि मेरे कहीं पे भी पैसेज में मेंशन नहीं है। तो वंस अगेन, अगर मैं ये चूज कर रहा हूं, मैं स्कोप ट्रैप में फंस रहा हूं। पहला तो कि पैसेज में मेंशन नहीं है और आपने अपने हिसाब से सोच लिया, आपने गलत सोचा, गलत। सी देखते हैं, इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपैटिबल। बहुत ही गलत। कहां पे लिखा है कि नहीं कंपैटिबल है? वो कह रहे हैं कि हमारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ये हैं, वेदर दे आर कंपैटिबल, नॉट कंपैटिबल। कंपैटिबल मतलब हाँ, साथ साथ चलना, वैसा तो कुछ नहीं लिखा है यहां पे। लास्ट देखते हैं, इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है ना फ्रेंड्स, इतने सारे रीजंस दिए हैं वहां पे। स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो इतना क्यों एनर्जी वेस्ट करता लिखने को ऑथर, करेक्ट, विच मीन्स माई ऑप्शन हियर इज ए। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पॉज कर लीजिए और जल्दी से देखिए। All right. There are reports that antibiotics sold in the market are fed to poultry. ठीक है, एंटीबायोटिक टू पोल्ट्री। ओके, ओवर यूजिंग दिस सब्सटेंसेस क्रिएट सुपर बग्स। इसलिए कुछ फार्मिंग कंपनीज ने इन ड्रग्स को देना मना कर दिया है। डेनमार्क हैज ऑल्सो बैंड एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रोमोटर्स। करेक्ट फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखिएगा, हर जगह क्या लिखा जा रहा है, एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रोमोटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर्स, सिर्फ एंटीबायोटिक की बात नहीं हो रही है, एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रोमोटर्स की बात हो रही है। अब सोचिए, अगर हमारे पोल्ट्री को हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं ग्रोथ प्रमोटर की तरफ, मतलब उसे थोड़ा और मोटा ताजा करने के लिए, तो क्या हम उसे मेडिसिन के तौर पे भी दे सकते हैं जब उस पोल्ट्री का तबीयत खराब होगा? हो सकता है। विच मीन्स मेरे एंटीबायोटिक के दो यूजेस उभर के आते हैं, एक एज अ ग्रोथ प्रमोटर एंड दूसरा एज द मेडिसिन। करेक्ट। अब हम देखते हैं क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। पहला ऑप्शन, पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग। यहां पे पैसेज बता रहा है द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एज ग्रोथ प्रोमोटर्स इज बैड। करेक्ट। ये कहीं लिखा गया है कि पीपल शुड कंज्यूम और नॉट कंज्यूम? गलत। और वो भी स्पेशली प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग। बात हो रही है ग्रोथ प्रोमोटर्स और एंटीबायोटिक्स की। एनिमल फार्मिंग तो बहुत बड़ा सबसेट है। स्टेटमेंट बी देखते हैं, फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। जी नहीं, फूड्स ऑफ प्लांट एनिमल ओरिजिन हैविंग ग्रोथ प्रोमोटर्स, दिस इज द की कॉन्सेप्ट। ग्रोथ प्रोमोटर्स की बात हो रही है। गलत। यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल्स शुड बी बैंड। अगर आप ये चूज कर रहे हो तो आप वंस अगेन यूपीएससी के ट्रैप में फंस रहे हो। इसका अर्थ क्या है कि आप उन लोगों में हो जो मानते हैं कि एंटीबायोटिक्स को ना सिर्फ ग्रोथ प्रोमोटर्स की तरफ भी बैन करो बट ऑल्सो एज अ मेडिसिन।
पर क्या पैसेज में कहा जा रहा है कि हाँ भाई एज अ मेडिसिन ऑल्सो आप बैन कर दीजिए? नहीं। और लास्ट वाला देखते हैं, एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस। करेक्ट, एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी यूज्ड एज ग्रोथ प्रमोटर्स बट यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका आंसर बनता है स्टेटमेंट नंबर डी। लेट्स गो फॉरवर्ड फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23। पॉज करिए, हैव अ लुक। अजम्पशन वाले सवाल हैं तो मेक श्योर ट्रू फॉल्स वाले पैमाने पे हम नापेंगे इसको। ओके, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। पॉलिसी मेकर्स हैव पुट द ब्लेम फॉर फूड प्राइसेस ऑन मेनी फैक्टर्स, हाई फ्यूल प्राइस, बैड वेदर, डाइवर्जन ऑफ लैंड टू नॉन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, हमारा खाने का दाम ये सब रीजन के चलते बढ़ गया है। इंक्रीज्ड एम्फेसिस हैज बीन प्लेस्ड ऑन अ सर्ज इन डिमांड फ्रॉम फूड। ओके, कि ये पॉपुलस कंट्रीज के यहां से डिमांड ज्यादा है और इसलिए देखा जा रहा है कि इस डिमांड के चलते एक फूड क्राइसिस हो सकता है। अब कहां हो सकता है ये नहीं बताया गया फ्रेंड्स। देखिएगा, स्कोप ट्रैप में नहीं फंसना है आपने। मुझे बस बताया जा रहा है कि इन रीजंस के चलते हमारा एम्फेसिस डाला जा रहा है कि पॉपुलस इमर्जिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो ज्यादा खाना खा रहे हैं तो एक फूड क्राइसिस हो सकता है। ओके, अब हम देखते हैं assumptions. ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई फूड प्राइसेस। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे लिखा हुआ है हाई फ्यूल प्राइसेस। अब ये दाम जो बढ़ा है ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के चलते बढ़ा है या कोई और रीजन के चलते बढ़ा है, मुझे नहीं पता। सप्लाई चेन में कहीं पे भी डिसरप्शन होगा तो ऑयल का दाम भाग जाता है। सो हाउ डू आई नो कि वो पहले से ही ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने बढ़ा के रखा है? गलत। नेक्स्ट देखते हैं, इफ देयर इज अ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज। देखिए फ्रेंड्स, पैसेज क्या कह रहा है मुझे कि ये डिमांड जो है पॉपुलस इमर्जिंग इकोनॉमीज से, इससे एक फूड क्राइसिस हो सकता है। पर सवाल होता है कहां, वेयर विल बी द फूड क्राइसिस? क्या डेस्टिनेशन में होगा या सोर्स में होगा, जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है या जहां इंपोर्ट हो रहा है? वो मेंशन नहीं है पैसेज में। तो वंस अगेन ये हमारा स्कोप ट्रैप में आप नहीं फंसेंगे। दिस इज आउटसाइड द स्कोप। गलत। सो विच ऑफ द अबव आर वैलिड? नन ऑफ द अबव। डी इज द आंसर। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 24 नंबर। यस, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। पॉज करिए, हैव अ लुक क्विकली। ओके, इस पैसेज का सेंट्रल मैसेज क्या है? मॉडर्न डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम ग्रोथ, जीडीपी। पूरा का पूरा वो वही कह रहा है पैसेज मुझे कि आजकल हम ग्रोथ को जीडीपी की जैसे समझते हैं। ग्रोथ इक्वल्स टू जीडीपी, हमारे लिए ग्रोथ का मतलब जीडीपी राइज है। पैसेज उसी बारे में बात कर रहा है कि टुडे द जीडीपी हैज अज्यूम्ड सच अ सिग्निफिकेंट प्लेस, इफ समवन मेंशंस ग्रोथ वी थिंक जीडीपी। ओके, अजम्पशंस मतलब ट्रू फॉल्स वाला रूल। चलिए लगाते हैं। राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल। फ्रेंड्स ध्यान से, अगर आप ये चूज कर रहे हो, मेक श्योर कि पैसेज में भी मेंशन्ड हो कि हाँ राइजिंग ग्रोथ इज एसेंशियल। अगर पैसेज में मेंशन नहीं है और अगर आप चूज कर रहे हो तो फिर से आप कीवर्ड देख नहीं रहे हो। एक एक्सट्रीम वर्ड है ना एसेंशियल, मतलब उसके बगैर हो नहीं सकता। पर क्या पैसेज में मेंशन्ड है? कहीं पे भी लिखा हुआ है कि उसके बगैर नहीं हो सकता। करेक्ट। सो वंस अगेन, ओके, स्टेटमेंट 2, राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वहां पे बस जीडीपी इंक्रीज की बात हो रही है, उसके बाद जो वेल्थ आया वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। फिर से स्कोप ट्रैप में नहीं घुसेंगे आप। कौन सा वैलिड है? इनमें से एक भी नहीं। डी इज द आंसर। लेट्स गो फॉरवर्ड फ्रेंड्स। 31 नंबर, जल्दी से पॉज करिए, हैव अ लुक एट द पैसेज। ओके, with respect to what are called denominations of religion, denominations अर्थात the currency, okay? तो ये बात कर रहा है रिलीजन की और उसमें कहता है कि if everyone is left to be a judge of his own religion, अगर अपने धर्म को आपको आंकना हो तो कुछ गलत नहीं होता, पर किसी और के धर्म को आंकना हो तो कुछ सही नहीं होता। which means that all the world is right or all the world is wrong in the matter of religion। मतलब धर्म के मामले में सबका ओपिनियन गलत है, सबके लिए अपना धर्म अच्छा, बाकी का धर्म खराब। तो अब हम देखते हैं लॉजिकल अजम्पशन। अजम्पशन का वही सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रू फॉल्स वाला। अगर स्टेटमेंट ट्रू है
अकॉर्डिंग टू द पैसेज द assumption इज करेक्ट. ओके, पहला वाला देखते हैं. नो मैन कैन लिव विदाउट अधेयरिंग टू सम रिलीजियस डिनोमिनेशन. देखिए, कहीं पे भी कहा गया है कि वो रह सकता या नहीं रह सकता. वो बस कहा जा रहा है कि आप और आपका धर्म और बाकियों का धर्म, ये तीन हमारे स्टेक होल्डर्स हैं इस क्वेश्चन में. ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कोई रह सकता या नहीं रह सकता. सिमिलरली कहीं पे भी ड्यूटी की बात नहीं हुई है. करेक्ट. और men do not understand their own religious denomination. ये तो स्टेटमेंट पैसेज के थ्रू ही गलत है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप अपने धर्म को जज करना हो तो कुछ गलत नहीं होता. तो हम ये नहीं कह सकते कि men do not understand their own religious denomination. गलत है according to the passage. Which means मेरा आंसर क्या है? Religious denominations tend to ignore the unity of man. आप अपना धर्म आपको अच्छा लगता है, बाकियों का नहीं अच्छा लगता है, तो as a united society there is no unity anymore. Correct? So the answer in this case being C. Let's go to the next question, 32. Quickly pause करिए, have a look. Okay. पैसेज में कहा जा रहा है कि ये सारे जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम कैन नॉट बी इम्प्यूटेड. इम्प्यूटेड मतलब जिम्मेदारी हम किनको देंगे? ना कि लोगों को, बट टू द बैड स्टेट ऑफ डोमिनियन. ठीक है, आपका राष्ट्र का मिस्टेक है अगर ये सब कुछ होता है, आदमी का मिस्टेक नहीं है. उसके बाद कहते हैं क्योंकि men are not born fit for citizenship but must be made so. ठीक है. And then it says one line which is very critical here. If wickedness prevails, more offenses are committed in one commonwealth than the other. तो इसका अर्थ क्या है कि उसने ना कि अच्छे रूल्स बनाए हैं, ना कि अच्छे लॉज बनाए हैं, और दस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में फेल किया है. तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा का पैसेज का अगर मुझे ब्रेक डाउन करना हो तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये सारे जो हम देख रहे हैं, सेडिशन, वॉर, ब्रीच ऑफ द लॉज, कंटेम्प्ट, ये आदमी के चलते नहीं हो रहा है. ये इसलिए हो रहा है कि आपका राष्ट्र, आपका कॉमनवेल्थ है, आपका डोमिनियन खराब है. राइट? ये आदमी को एक तरीके से अब्सॉल्व कर रहा है ब्लेम से. चलिए अब हम देखते हैं सवाल इन्फरेंस का. इन्फरेंस अर्थात आपका जो कंक्लूजन जो पैसेज ने मेंशन नहीं किया है वो क्या है. ओके, फर्स्ट वाला देखते हैं. सेडिशन, वॉर्स एंड ब्रीच ऑफ द लॉज आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन. देखिए अगेन एक्सट्रीम वर्ड, इनएविटेबल मतलब होना ही है. पर यहां पे देखिए इफ मतलब अगर ये सब कुछ होता है तब, तो ऐसा तो नहीं है कि होना ही है. अगर हुआ तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई आपका राष्ट्र जिम्मेदार है. करेक्ट? तो ये नहीं कह सकते कि होना ही है. बी देखते हैं. इट इज नॉट द पीपल बट द सॉवरेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स. ये देखिए क्वांटिटेटिव एक्सट्रीम वर्ड. ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे साथ P2I क्लासेस में जुड़ेंगे तो वहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वांटिटेटिव एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, चाहे ऑल, मेनी, वन, नन, या क्वालिटेटिव कीवर्ड होते हैं. ठीक है, जहां नेसेसरी प्रीकंडीशन एक अप्लाई कर दिया जाता है. तो ये सब अगर आपको जानना है, मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ CSAT के जो कोर्स जो मैंने आपको भी बताया, बस यूज करिएगा कोड BA लाइव ताकि आप मेरे साथ मेरे बैच में अलॉट हों. पर फिलहाल कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये ऑल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉवरेन के ऊपर है. पर यहां पे कहा जा रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम्स तो सिर्फ ये हैं, ये 4-5 प्रॉब्लम्स हैं, तो गलत. ठीक है. डी देखते हैं. इट इज इम्पॉसिबल फॉर मेन टू एस्टैब्लिश अ गुड डोमिनियन. देखिए कहीं पे लिखा है, यहां पे लिखा है इफ, मतलब आप कर सकते हैं. गलत. दैट डोमिनियन इज द बेस्ट विच परसूज द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप. करेक्ट. ये जो पूरा पैसेज का यहां पे पॉइंट है कि एक राष्ट्र ही डिटरमिन करता है कि उसके लोगों का बिहेवियर कैसा हो, किस तरह का रूल उसने बनाया है, उसके हिसाब से उसके लोगों का बिहेवियर बनता है. राइट माय फ्रेंड्स? तो इन दिस केस इसका आंसर बनता है ऑप्शन सी. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ. पॉज इट एंड हैव अ क्विक लुक. ओके, यहां पे देखेंगे ये पूरा पैसेज का सेंट्रल आइडिया है इनइक्वालिटी के ऊपर. करेक्ट? और इस पूरे पैसेज का ऑपरेटिव लाइन, जो की लाइन जो आपको देखना है वो है यहां से. द आइडिया दैट वन शुड ट्रीट पीपल विथ रेस्पेक्ट, नॉट जस्ट बिकॉज वो कोई स्पेशल फीचर वाले लोग हैं, बट बिकॉज पीपल आर ह्यूमन बींग्स
इज बाय नाउ अ पार्ट ऑफ कॉमन सेंस मोरालिटी। करेक्ट, मतलब रेस्पेक्ट आप औधा देख के नहीं दोगे, आप रेस्पेक्ट इसलिए दोगे क्योंकि सामने वाला इंसान है। राइट, अब हम देखते हैं अजम्पशंस, ट्रू फॉल्स वंस अगेन। पहला वाला, इक्वालिटी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ कॉन्फिडेंस। करेक्ट, वो वही तो कह रहा है कि लोग एक दूसरे का रेस्पेक्ट इसलिए करें क्योंकि वो लोग हैं, वो इंसान है, ना कि कोई क्रिकेटर है या म्यूजिशियन है या आईएएस है या आईपीएस है। राइट, दैट रेस्पेक्ट इज इनहेरेंट, इट इज समथिंग दैट यू आर बिल्ट विथ। यही तो वो कह रहा है, इक्वालिटी इज अ प्री रिक्विजिट। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। डेट्रीमेंटल का अर्थ हो गया फ्रेंड्स कि जो नुकसानदायक होगा, और यहां पे एक्सट्रीम वर्ड है आपका सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। कहीं पे भी ये मेंशन किया गया है कि इनइक्वालिटी के चलते हमारा डेमोक्रेटिक आइडियल्स या डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगा, नहीं कहा गया है, गलत। स्टेटमेंट 3, इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजंस इज एन आइडिया दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज्ड। ये तो नहीं कहा गया है यहां पे। इनफैक्ट ये कहा गया है कि ये तो अब कॉमन सेंस मोरालिटी का पार्ट है। राइट, इट इज बीइंग रियलाइज्ड, सो इनकरेक्ट। राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन अ डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरी। एब्सोल्युटली, क्यों? क्योंकि ये कॉमन सेंस मोरालिटी का पार्ट है। नेक्स्ट स्टेप, पॉलिटिकल वोकैबुलरी में लाइए। करेक्ट, सो 1 and 4 हमारे आंसर बनते हैं, सी इज द आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ कूच किया जाए। क्वेश्चन नंबर 34, क्रक्स ऑफ द पैसेज है, सेंट्रल आइडिया पूछा जा रहा है। पॉज करिए, हैव अ लुक। ओके फ्रेंड्स, एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओलिगार्किक गवर्नमेंट, और उसके बाद ये सेंटेंस देखिए, बट इवन डेमोक्रेसी रूइंस इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है इस पर्टिकुलर पैसेज में ये। बाकी सारा पैसेज वही कह रहा है वो कि इवेंचुअली डेमोक्रेसी का भी ज्यादा होने से कैसे हानिकारक है। वो प्लेटो का एक आइडिया को कोट किया जा रहा है। क्रक्स ऑफ द पैसेज मतलब सेंट्रल आइडिया, मतलब आप विद इन द पैसेज ही उठाएंगे आइडियाज, कहीं बाहर से कोई सोल्यूशन, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लाना है। पहला वाला देखते हैं, ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज एन एंसिलरी आइडिया फ्रेंड्स, सपोर्टिंग आइडिया है कि हाँ भाई, हम एरिस्टोक्रेटिक, ओलिगार्किक और डेमोक्रेसीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट चलाते हैं। पर आप देखोगे कि यहां डेमोक्रेसी के बारे में इतना ज्यादा जो लिखा गया है, विच मीन्स कि मुझे डेमोक्रेसी को एक तरीके से कंपेयर करना है टू एरिस्टोक्रेसी एंड ओलिगार्की। अगर आप ये ऑप्शन चूज कर रहे हो तो फिर आपने पैसेज यहीं तक पढ़ा है, इसके आगे आपने नहीं पढ़ा है, आपने चूज भी नहीं किया है कोई ऑप्शन या कोई इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। सो ये आंसर हुआ गलत। ऑप्शन सी देखते हैं, एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन्स, कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि एजुकेशन होने से ये हो जाएगा? जस्ट बिकॉज यहां पे लिखा हुआ है पीपल आर नॉट इक्विप्ड बाय एजुकेशन, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपका फंक्शनल डेमोक्रेसी वहां से आ जाएगा। करेक्ट, और परफेक्ट, फंक्शनल, सस्टेनेबल, जी नहीं। डी देखिए, हैविंग अ गवर्नमेंट इज अ नेसेसरी इविल बिकॉज टिरनी इज इनहेरेंट इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। टिरनी की बात नहीं हो रही है कहीं पे भी। करेक्ट, टिरनी इज व्हाट? अराजकता। हाँ, जब कोई खराब तरीके से शासन करे, लोगों के अहित के लिए शासन करे, तो टिरनी की तो बात नहीं हो रही है। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, ओलिगार्की हो, एरिस्टोक्रेसी हो, कैन बी डिटेरियोरेटेड बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल अर्थात एरिस्टोक्रेसी में पावर सेंट्रल पे रहता है, एक बंदे के पास रहता है। ओलिगार्की में आप बिजनेस इंटरेस्ट्स आपका ड्राइव कर रहा है, आपका पॉलिटिकल मोटिव्स। और डेमोक्रेसी में क्या है, ज्यादा डेमोक्रेसी लाओगे तो डेमोक्रेसी भी खराब हो जाएगा, जो कि प्लेटो का पॉइंट है इस पूरे पैसेज में। माय करेक्ट आंसर इज बी। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, सेंट्रल आइडिया। पॉज करिए और जल्दी से पैसेज पढ़ डालिए। ओके, नथिंग कैन एग्जिस्ट इन अ नेचुरल स्टेट, जिसे हम गुड या बैड कह सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि नेचुरल स्टेट में आप अपने एडवांटेज के लिए ही काम करोगे। ठीक है, सिन कैन नॉट बी कंसीव्ड इन अ नेचुरल स्टेट, क्योंकि आपका इननेट एबिलिटी है, आपके अंदर का वो है कि हाँ मुझे अपना एडवांटेज खोजना है। करेक्ट, बट ओनली इन अ सिविल स्टेट
which is decreed by common consent what is good or bad, and each one hold himself responsible to the state. समझ रहे हो फ्रेंड्स? यहां बात हो रही है किसकी? से अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म की, जहां पे आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है. अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाता तो आप हमेशा अपने एडवांटेज का ही सोचते. ठीक है, अब हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया, मतलब हमें पैसेज के अंदर से ही हमारा आंसर निकालना है. चलिए नीचे से शुरू करते हैं. द आइडिया ऑफ व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज. ये कहां पे लिखा है सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज? यहां पे तो स्टेट और मैन की बात हो रही है. करेक्ट. मुझे स्पीशीज के सर्वाइवल के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है. गलत. मैन इज इनहेरेंटली इमोरल एंड सेल्फिश. देखिए सेल्फिश तो है, ये मैं कह सकता हूं कि सेल्फिश है क्योंकि वो एडवांटेज खोज रहा है अपना, पर क्या वो इमोरल है? मोरालिटी की बात हो रही है कहीं पे पैसेज में? क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा. हाँ, एडवांटेज का बात है, मतलब वो सेल्फिश हो सकता है, इमोरल हो सकता है नहीं. अनलेस अ रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट इज राइट और रॉन्ग, नो मैन वुड बी मॉरली राइट. देखिए यहां पे डिक्रीड बाय कॉमन कंसेंट की बात है, यहां पे एक रूलिंग अथॉरिटी की बात है. करेक्ट. ये दोनों अलग अलग नहीं हो गए. The conceptions of what is right or wrong exist due to the formation of the state. State है तो आपके ऊपर restrictions हैं. State नहीं होता तो आप अपने advantage के लिए काम करते, और उसमें sin नहीं हो सकता क्योंकि आप natural state में हो. यही तो वो कह रहा है. आंसर हुआ हमारा A. राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ. ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा पैसेज. रैशनल, प्लॉजिबल, प्रैक्टिकल, इम्प्लीकेशन. अगर आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है कि कैसे टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन के चलते अब बाउंड्री लेस हो गया है, कि आपका गाड़ी कहीं और बना होगा, उसको मेंटेनेंस कोई और कर रहा है, एक्सीडेंट कहीं और होता है. विच मीन्स क्या है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी ने लॉ का जो रोल था वो बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है, जस्टिस का रोल को बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया है. करेक्ट. ठीक है. इफ डिफरेंट नेशनल जुरिस्डिक्शंस हैव डिफरेंट फाइन प्रिंट, इट विल अफेक्ट इंश्योरेंस एंड ट्रांसनेशनल वंस. ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी. टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री. देखिए फ्रेंड्स, ये है अगेन क्वांटिटेटिव. टू मच ग्लोबलाइजेशन, आपको पूछना चाहिए अपने अंदर से हाउ मच ग्लोबलाइजेशन. क्या पैसेज में कहा है कि इतना ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, इतना ग्लोबलाइजेशन खराब है? क्योंकि पैसेज में सिर्फ एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया है. करेक्ट. विच मीन्स ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पैसेज है मेरे. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स. जो कि हम देख रहे हैं, आपका गाड़ी कहीं और बना है, एक्सीडेंट कहीं और हो रहा है, मेंटेनेंस किसी और को है. और ये लास्ट लाइन जो हम देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि अब आपकी जो बाउंड्री लेस लॉ है उसकी तरफ हमें सोचना चाहिए. राइट. तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही बनता है. ओके. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिंज्ड ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट. इम्पिंज्ड का अर्थ क्या है कि उसने एनक्रोच किया है. राइट. ये तो हुआ है, इम्पिंज तो हुआ है. पहले अगर नहीं होता है तो नहीं करना पड़ता. आज टेक्नोलॉजी है तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि गाड़ी कहीं और, एक्सीडेंट कहीं और, मेंटेनेंस कहीं और, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी. ओके. फोर्थ देखते हैं. पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन्स. अगेन नोवेयर मेंशन्ड इन द पैसेज. ओके. एंड फिफ्थ वन, जियोपॉलिटिक्स विल हैव टू रिकंसाइल विथ मेनी एम्बिग्विटीज एंड अनसर्टेनिटीज. यही तो है एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी इन सब लाइन्स में. So answer being C in this case. Okay, these are my plausible, rational, practical implications. चलिए आगे बढ़ते हैं 43 की तरफ. जल्दी से पॉज करिए, हैव अ क्विक लुक. ओके. अगर आपने पैसेज पूरा पढ़ा होगा, आपने देखा होगा ये बात करता है बैंक्स की तरफ, और ये कहता है कि हमारे पास एक तरीके से वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है जहां पे कि हम बैंक्स को फेल करने की इजाजत दें. हम वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लैक करते हैं. करेक्ट. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं
हमारा सजेशन कौन सा इंप्लाई किया गया है? लेंडिंग बाय बैंक्स की बात नहीं हुई है। इंटरेस्ट रेट अगर बैंक ज्यादा लेंड करेंगे, इसकी बात नहीं हुई है। मर्जर ऑफ बैंक्स की बात नहीं हुई है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स सो दैट दे कैन फाइंड द सॉल्यूशन फॉर बैड लोन्स प्रॉब्लम। ये वाला काफी इजी सवाल था, इस पे ज्यादा डाउट होने की डाउट्स के चांसेस कम ही हैं। ठीक है, एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू हैव डाउट्स इन दिस क्वेश्चन। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 44। पॉज करिए, जल्दी से देखिए प्लीज। ओके, यहां पे पूछा गया है कोरोलरी। फ्रेंड्स, कोरोलरी का अर्थ होता है कॉन्सिक्वेंस, मतलब नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा डिपेंडिंग ऑन जो यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पे थोड़ा सा एक तरीका मैं आपको बताता हूं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं फ्लो चार्ट में इसको तोड़ना चाहूं कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का गोल है कि वो इकोनॉमिक वेलफेयर करे और उसके लिए मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी साथ साथ काम करेंगे, राइट? अगर मैं पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनाना चाहूं तो इस तरीके से बनता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है। फर्स्ट, द सेंट्रल बैंक कैनॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सही लग रहा है फिलहाल। बी देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस क्लोजली। देखिए यहां क्या कहा गया है कि इट इज टू डू विथ मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, जिसको बैलेंस करना जरूरी है। करेक्ट? मार्केट इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल, सोशलिस्ट पॉलिसी की बात नहीं हुई है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात नहीं हुई है। बात हुई है टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दिस सो एज टू अचीव दिस सो दैट आई हैव इकोनॉमिक वेलफेयर, which is only said by option A. Straightforward question, straightforward answer. We'll go forward. Okay, pause it, have a quick look. ठीक है, सेंट्रल आइडिया पैसेज से खोजना है हमने। इस पूरे पैसेज में आपने देखा होगा ये बात कर रहे हैं से ओपन सोर्स एजुकेशन की, और इन्होंने कहा है कि ये यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड वगैरह ने अपने लेक्चर्स को फ्री कर दिया है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ये एनकरेज कर रहे हैं कि अपने अपने तरीके से आप पढ़ाओ, अपने बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। चलिए भाई, ये एक क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन डी से, प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस इन हायर एजुकेशन, और उसके बाद ये देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। क्या ये स्कोप ट्रैप के बाहर हो गया? यहां पे कहा जा रहा है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, यहां पे आ गया कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। गलत। सी देखते हैं, वी नीड नॉट इन्वेस्ट मच इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू हायर एजुकेशन एंड गेट डेवलप बेटर एंड सोशल कैपिटल। सोचिए फ्रेंड्स, यहां पे इन्वेस्टमेंट की बात हुई है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है। यहां पे कहा जा रहा है कि ये कॉलेजेस हार्वर्ड और एमआईटी अपने वीडियो कोर्सेज अवेलेबल कर रहे हैं जो आप अपने कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में सिखा सकते हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। गलत। Availability of higher education can be made easier and cheaper without diluting the content. Okay. Let's see A. Efficacy of universities would be better in the online mode as compared to conventional method. पहली बात, ये comparison हो रहा है जिसके बारे में मुझे information नहीं है। दूसरा, efficacy मतलब efficiency। पूरे पैसेज में efficiency की बात नहीं हुई है कि हमारे कॉलेजेस बेटर होंगे नहीं होंगे, नहीं पता हमें बस इतना पता है कि हमारे कॉलेजेस हार्वर्ड के कोर्सेज को अपने हिसाब से ढाल के अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। राइट, सो द आंसर हियर इज बी। अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन आप चीपर कर सकते हो, इजियर कर सकते हो विदाउट डाइल्यूटिंग द कंटेंट। डाइल्यूट मतलब उसके क्वालिटी को घटाए बगैर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52। पॉज करिए, हैव अ लुक क्विकली। ओके, लेट्स लुक एट इट। लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस। ठीक है, इस पूरे पैसेज में क्या कहा जा रहा है कि हमारे सिटीज जो बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं जीडीपी को, उनको फैसिलिटीज नहीं है, और 10 आपको सिटीजन्स को सिटी प्लानिंग में इन्वॉल्व करने की जरूरत है। सिंपल। देखते हैं इन्फरेंस नीचे से, स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन डी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फ्रेंड्स देखिए, यहां बात किया गया है सिटीजन को प्लानिंग में इन्वॉल्व करने की, यहां बात किया गया है इन्वेस्टमेंट मॉडल की, पीपीपी मॉडल। क्या ये दोनों एक ही चीज होते हैं? नहीं। पर अगर आपको लगता है कि ये एक ही चीज होते हैं तो आप स्कोप ट्रैप में फंस रहे हो।
या फिर एकदम बेसिक इकोनॉमिक्स रिवाइज करने की आवश्यकता है, राइट? सो ऑब्वियसली इनकरेक्ट। सी देखते हैं, टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटीज वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस, राइट? सही लग रहा है फिलहाल, आगे बढ़ते हैं। एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटीज इज अ हिंड्रेंस इन आवर एफर्ट्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए भाई, हिंड्रेंस तो है, पर हमें क्या करना है? एड्रेस द इश्यूज ऑफ एयर क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट। हिंड्रेंस तो है, ये तो कोई नया बात नहीं है, पर सोल्यूशन जब खुद ऑफर पर कर रहा है पैसेज मेरा, तो मैं कैसे उसको इग्नोर कर दूं? गलत। आवर सिटीज नीड टू हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी, प्लस सिटीजन प्लानिंग का इंक्लूड करना था, वो इसमें मिसिंग है कि सिटीजन्स को आपको प्लानिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना है। गलत। विच मीन्स माई आंसर हियर इज सी। राइट माय फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। ओके, पॉज करिए, अजम्पशंस ट्रू फॉल्स के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे फिर से। अब यहां पे बात हो रही है डेमोक्रेसी और मार्केट्स की बात। नो फ्रेंड्स, बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, थोड़ा ऑपरेटिंग लाइंस देखिए। कौन से इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आपको देखना जरूरी है? ये देखिए, देयर इज अ बिल्ट इन टेंशन बिटवीन मार्केट्स एंड डेमोक्रेसी। मार्केट्स डू नॉट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज डेमोक्रेसीज। करेक्ट? मतलब क्या है? कुछ टेंशन है, दे आर नॉट कंपैटिबल विथ ईच अदर, जो शब्द आज काफी दफा आपने देखा। तो अब हम देखते हैं अजम्पशन हमारा ट्रू फॉल्स के हिसाब से। मॉडर्न डेमोक्रेसीज रिलाई ऑन द मार्केट फोर्सेस टू इनेबल देम टू बी वेलफेयर स्टेट्स। जब हम खुद देख रहे हैं कि यहां पे टेंशन है, तो क्या वो रिलाई करेंगे एक दूसरे पे? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। मार्केट्स इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डेमोक्रेसीज टू बी इफेक्टिव। अगर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ कर लेते तो फिर प्रॉब्लम ही क्या था? पर हम क्या देखते हैं कि मार्केट्स हमारा बर्स्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखता है। कैपिटलिज्म शोज बर्स्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, विच मीन्स दिस इज फॉल्स। गलत है ये। डी देखते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड इन इकोनॉमिक ग्रोथ। करेक्ट। दोज पीपल हु नेवर गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल्स। करेक्ट। दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जिनको पार्ट नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता कि कैपिटलिज्म का पार्ट करे, उनके लिए स्टेट सपोर्ट, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स तो इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रू एंड फॉल्स में थर्ड स्टेटमेंट उभर के आता है सही, विच मीन्स बी मेरा आंसर है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? यही तरीका है जैसे कि आप ये पूरे सीसैट क्लासेस को अप्रोच करोगे हमारे सीसैट बैच में भी। ऑब्वियसली हम बहुत डिटेल में और बहुत थाम के करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम का कंस्ट्रेंट है तो वील गो फास्टर, पर डिटेल डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ मेरे सीसैट बैच में। ऑल यू नीड टू डू, यूज द कोड BALIVE इन द स्टडी IQ पेमेंट पेज। चलिए आगे देखते हैं, आखिर के कुछ 4-5 सवाल बचे हैं। पॉज करिए, हैव अ क्विक लुक। ओके, इस पूरे पैसेज को अगर आप देखेंगे, यू विल फाइंड इट टॉक्स अबाउट कि हमारे बच्चों को हमसे फिजिक्स मैथ सिखाते हैं, पर हम कास्ट डिवाइड के बारे में या अकाल के बारे में या जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में या एथिज्म के बारे में नहीं सिखाते। कोर्स बुक्स से आगे चल के दुनियादारी के बारे में हम नहीं बताते हैं, हम उनको किताबों तक सीमित रखते हैं। ठीक है, यही इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को दूसरी तरफ से हम लेके जाएं। राइट? ये देखिए क्या कह रहे हैं कि जब वो बच्चा स्कूल से जाता है कॉलेज में, तो वहां पे उसको टर्मोइल ऑफ आइडियाज मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको फिजिक्स मैथ्स में फंसा के रखा हुआ है, इसलिए उसके लिए वो ट्रांजिशन डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज से निकालना है हमने आंसर। पहला वाला देखते हैं, स्कूल करिकुलम इज नॉट कंपैटिबल विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स। कहां लिखा है चिल्ड्रन और द पेरेंट्स को ये पसंद नहीं है? ये तो ऑथर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, और कहीं पे भी चिल्ड्रन पेरेंट्स के बारे में बात नहीं किया उन्होंने। गलत। ओके, एम्फेसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट डज नॉट गिव टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड स्किल्स। कहां पे लिखा हुआ है कि टाइम के अभाव के कारण हमारे बच्चों को हम ये नहीं पढ़ा पाते? गलत। ओके, प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन्स शुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। ऑथर ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि किसको ये काम करना है। ऑथर का कहना है कि हमें ये काम करना है, पर उन्होंने ये नहीं बताया है कि किसको ये काम करना है। तो अगर आप कह रहे हो कि हाँ भाई एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है,
तब आप शायद बहुत आगे चले गए हो पैसेज के। गलत। ओके, टू बी अ बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड्स सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स इन एडिशन टू एकेडमिक कंटेंट। करेक्ट, सोसाइटल, ओके, एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स, चाहे वो फेमीन के बारे में बता रहे हो आप। सही है, डी है आंसर हमारा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। पॉज करिए, हैव अ क्विक लुक। ओके, इन दिस एंटायर प्रोसेस फ्रेंड्स, यहां पे देखिए बात क्या हो रही है कि द पॉइंट ऑफ एक्सप्लोरेशन इज रिसोर्स। आदमी एक्सप्लोर करता है ना कि उसको एक्सप्लोरेशन पसंद है, बट बिकॉज उसको रिसोर्सेस चाहिए। एक इकोनॉमिक मोटिव होता है, राइट? नॉलेज देन फॉर गोल्ड एंड स्पाइसेस, ठीक है। द ड्राइवर फॉर ओपनिंग फ्रंटियर्स हैज बीन द सर्च ऑफ रिसोर्सेज। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन हियर। ओके, द ओनली वे टू ओपन अप स्पेस, एक इकोनॉमिक मोटिवेशन लाइए, एक इकोनॉमिक मोटिवेशन लाइए जो रिसोर्स बेस्ड हो, ठीक है। सम्स अप अर्थात क्रक्स ऑफ द पैसेज भी हम कह सकते हैं। पहला वाला देखते हैं, वेल्थ जनरेशन। फ्रेंड्स, ट्रैप, स्कोप का ट्रैप है ये, मत गिरिएगा इसमें। बात हो रही है रिसोर्स और एक्सप्लोरेशन की। मुझे एक इकोनॉमिक मोटिवेशन दोगे तो मैं एक्सप्लोरेशन करूंगा। वेल्थ जनरेशन इज अनदर कॉन्सेप्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। नो। स्पेस, वेदर स्पेस or interstellar will govern our future economy only if it is resource based. No. Human beings are motivated to explore new frontiers principally by economic considerations. Absolutely correct. Once again wealth generation आ गया इस ऑप्शन में, ये गलत होगा। आंसर है सी। देख रहे हैं फ्रेंड्स, बात किया जा रहा है इकोनॉमिक मोटिवेशन का, यहां पे प्रश्न में आपको दिया जा रहा है वेल्थ जनरेशन। स्कोप का ट्रैप बढ़ा दिया गया, फंसेंगे नहीं आप। चलिए आखिर के दो सवाल जल्दी से देखते हैं। पॉज करिए, हैव अ क्विक लुक। राइट, 72 का आंसर, अगर आप ये लाइन देखेंगे, ये डॉट 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 है, आपको यही फुल करने कहा जा रहा है। मोस्ट पीपल वुड अग्री दैट टेलिंग डेलिबरेट लाइज इज रॉन्ग एक्सेप्ट व्हेन मोर हार्म विल बी डन बाय टेलिंग द ट्रूथ। मतलब किसके बारे में कह रहा है? लाइज के बारे में कहा जा रहा है कि लाइज से होने वाली हानि को मद्देनजर रखते हुए आप कभी झूठ बोल दो ताकि उसका हानि ना हो। करेक्ट? तो क्या है द आइडिया विद द फर्स्ट पार्ट मेंशंस इज डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग द ट्रूथ। सच कब कहना चाहिए, झूठ कब कहना चाहिए, उसी के बारे में तो है ये। सही। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, which one of the following habits is found more in good people? Well, straightforward from the passage, intentional mixing of truth and false। एक वर्ड सैलड आप क्रिएट करते हो जिससे कि जाके आप, करेक्ट, हियर द आंसर इज डी, राइट, हियर द आंसर इज बी। ओके, राइट माय फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए आंसर की भी छोड़ दिया है। ओके, गो हेड एंड गो थ्रू द एंटायर लेक्चर। कोई भी डाउट हो प्लीज रीच आउट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। मीनवाइल, वेरी क्विकली, अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसी तरीके से हम अप्रोच करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग। और ये जो नया बैच शुरू हो रहा है 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, इसका एडमिशन हो रहा है खत्म जल्दी, क्लोज जल्दी से जाइए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइन अप लिंक मिल जाएगा। गो अहेड, इंगेज विद दिस प्रोग्राम। एक स्ट्रैटेजी के साथ बढ़िए अपने प्रिपरेशन के लिए। देयर शुड बी अ मेथड टू द मैडनेस दैट यू आर इंगेजिंग इन। राइट माय फ्रेंड्स, ऑल यू नीड टू डू इज यूज द कोड BALIVE। आप जुड़ेंगे स्ट्रेट अवे मेरे साथ मेरे बैच में, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, ज्योग्राफी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन CSAT का पोर्शन हो, और मेरे बाकी साथी देखेंगे बाकी सब्जेक्ट्स आपके लिए। सिमिलरली, अगर आप CSAT के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि हमने अप्रोच किया, मैंने तो बहुत फास्ट में किया है अभी, पर एक एक सवाल को समझना, बारीकी से समझना, ट्रैप्स को समझना, वो लिस्ट, वर्ड लिस्ट रखना, वो एक्सट्रीम वर्ड्स का, कीवर्ड्स का, चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो। फॉर दैट गेट एसोसिएटेड विद दिस बैच। ये बैच बहुत जल्द शुरू हो रहा है, एडमिशंस बस 29 तारीख तक खुले हैं। आपको यूज करना है कोड BALIVE स्टडी IQ के पेमेंट पेज पे, ठीक है। मेरे साथी अंकित सर विल बी टेकिंग केयर ऑफ द मैथ्स, और मैं देखूंगा आपके लिए आपका इंग्लिश पोर्शन, विच विल मेक श्योर
कि आप CSAT के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्टेबली 100 के ऊपर एम कर सकते हैं। ओके, सो राइट माय फ्रेंड्स, किसी भी और कोर्स के लिए, चाहे वो RBI का बुक हो, बाय द वे ये किताब बहुत ही डिमांड में है। जो लोग RBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपसे मेरा सुझाव रहेगा StudyIQ की वेबसाइट जाइए एंड गेट दिस बुक फॉर योरसेल्फ। ठीक है, यूज द कोड BALIVE, आपको डिस्काउंट मिलेगा। बट इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है, वो बहुत ही क्रूशियल है फॉर एनी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर RBI। सिमिलरली, चाहे टेस्ट सीरीज हो इस साल के लिए या लॉन्ग टर्म कोर्सेज हो अगले साल के लिए, किसी भी कोर्स, किसी भी टेस्ट सीरीज, किसी भी किताब के लिए, ऑल यू नीड टू डू टू गेट अ डिस्काउंट, अगर अच्छा सा डिस्काउंट चाहिए, यूज करिए कोड BALIVE। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। अगर आपको पूरा डिस्कशन अच्छा लगा, यूज द कोड BALI फ्रेंड्स। डिस्कशन अच्छा लगा तो लाइक करना मत छोड़ना, ठीक है? आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट दैट। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।